ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। उद्देश्य से भटकी भारत की राजनीति। आजकल आप देखते हैं कि हमारे हर देश में हर जो भी मुद्दे होते हैं उन पर राजनीति होती ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के इस संवेदनशील समय में भी दल तंत्र के बीच राष्ट्रीय प्रश्नों पर एकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। राजनीति के माध्यम से समाज को जगाकर राष्ट्रभाव भरने का काम पर्याप्त बंद है। राजनीति का उद्देश्य वोट बैंक जुटाना ही दिखाई पड़ रहा है। अजीब स्थिति है और हर हाल में कुर्सी चाहिए, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो जायज हो अनजायज या फिर नाजायज हो। आमजनों में राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, लेकिन आप देखिए दल तंत्र में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी सहमति नहीं है। यह तब है जब भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए दुनिया के प्रमुख देश जा रहे हैं। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि इससे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य निराशा पैदा करने का काम कर रहा है। याद रहे कि राजनीति की सारी समस्याओं का समाधान नहीं होती है। समय समय पर सामाजिक पुनर्जागरण भी अनिवार्य होते हैं। सचेत राष्ट्रभक्त शाश्वत मूल्यों और आदर्शों के लिए जागरूकता पैदा करते हैं। भारत की संस्कृति और राष्ट्रभाव का विकास इसी निरंतरता में हुआ है। वस्तुतः कोई भी समाज व्यवस्था स्वयं पूर्ण नहीं होती है, ना ही राजनीति। संस्कृति राष्ट्रभाव का संवर्धन करती है और संविधान राज्य व्यवस्था का मार्गदर्शी होता है। विश्व के सभी समाजों में आप देखिए अंतर विरोध रहे हैं और आज भी है। यूरोपीय समाज में एक समय घोर अंधकार था। अंधविश्वास जो पर था, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 13वीं सदी से पुनर्जागरण का काम लंबे समय तक जारी रखा। पुनर्जागरण से यूरोपीय समाज और दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन आए हैं। देखिए, पाकिस्तान है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। किससे? पाकिस्तान से। भारत का स्वाधीनता संग्राम अपने ढंग का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। यह संघर्ष लंबा चला था। सत्ता परिवर्तन ही इस आंदोलन का लक्ष्य नहीं था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाखों लोगों का उत्पीड़न हुआ। लेखक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता उत्पीड़ित किए गए। तब सत्ता प्राप्ति की प्रबल आशा नहीं थी, लेकिन आंदोलन राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वदेशी और स्वराष्ट्र भाव से जुड़ा था। गांधी जी ने कहा था कि हम ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम अंग्रेजी उपकरणों से देश नहीं चला सकते हैं। इससे तो अंग्रेजी सत्ता ही भली है। राजनीतिक सत्ता की शक्ति बेशक बड़ी होती है, लेकिन सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का काम संभव नहीं है। राजनीतिक शक्ति की सीमा है और लोक शक्ति असीम है। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य नहीं है, और आप देखते हैं कि क्या उद्देश्य नहीं है इसमें आप देखेंगे। और हम राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सत्ता सहित सभी लोकतांत्रिक उपायों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बड़ी बात कही थी कि वे लोग मूर्ख हैं जो अंग्रेजी की वर्चस्व जाति तोड़ो और विषयों पर विधायिका सत्ता भी से कोई उम्मीद करते हैं। ऐसे काम हमेशा जनता ही कर सकती है। दीनदयाल उपाध्याय ने 2 तरह के दल बताए थे, एक परिवर्तन का इच्छुक और दूसरी यथास्थिति का पक्षकर। लोक मत के परिष्कार से ही राष्ट्र जीवन के लक्ष्य संभव हो सकते हैं, और स्वाधीनता संग्राम के लक्ष्य व्यापक थे। और आप देखते हैं कि इससे एक नई राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ था। त्याग और स्वदेशी आधारित इस आंदोलन ने समाज का आंतरिक रसायन बदल दिया था। स्वतंत्रता के बाद सभी संकीर्णताओं के विरुद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता है, और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा संविधान के अनुच्छेद 51 का में पठनीय है। इस सूची में संविधान का पालन करना, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर भी नागरिक कर्तव्य है। नागरिक कर्तव्यों की बात हो रही है। राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता, एकता, भेदभाव रहित भाईचारा और समरसता महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है। देश की आवश्यकता अनुसार विधि बनाना संसद का काम है, लेकिन नए कानून के बनाए जाने की आवश्यकता का मूल स्रोत समाज है। सामाजिक जागरण से नई विधि की मांग पैदा होती है। समाज जागरूक ना हो तो नई विधि व्यवस्था की मांग नहीं उठती है। जन जागरण समय का आह्वान है, और दल तंत्र को संयम और अनुशासन में रखने का काम सामाजिक नवजागरण से ही संभव है। आपातकाल के दौरान चले आंदोलन ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बहाल किया। ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई ना। अपने विचार के पक्ष में समर्थन जुटाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जाना चिंताजनक है। राष्ट्र जीवन के आदर्शों एवं निहित स्वार्थी मूल्यों में टकराव स्वाभाविक है। सजग राष्ट्रभक्त इतिहास से सीख लेते हैं, राष्ट्र हित में समाज को जागरूक करते हैं। जो समाज ऐसा नहीं करते वे जड़ को
हो जाते हैं और जो ऐसा करते हैं वे इतिहास के मार्ग निर्माता कहे जाते हैं। राष्ट्रीय जीवन के अनेक मुद्दे जन अभियान से ही पल हल किए जा सकते हैं। दल तंत्र से ऐसी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी दलों को मिलकर जातिवाद, संप्रदायवाद आदि के विरुद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। जिन समस्याओं का समाधान राजनीति नहीं कर सकती, उनका सजग और एकजुट होकर समाज कर सकता है, बशर्ते राजनीतिक दल समाज को सजग करें और समाज को आप देखिए जागरूक करने और उसमें उसके कर्तव्यों के निर्वहन का भाव जगाने का अभियान चलाकर हर तरह की समस्याओं का समाधान संभव है। मगर आज की राजनीति सामाजिक जागरूकता लाने का कोई ठोस जतन नहीं करती है। राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है और लोकहित की तुलना में निजी एवं दलहित सर्वोपरि हो गया है। केवल वोट हितैषी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन का काम सही तरह संभव नहीं है। सामाजिक जागरण का काम सतत प्रभावी होना चाहिए। यह काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए। यदि जन जागरण का काम रुकता है तो दुर्गति शुरू हो जाती है और लोकतंत्र की परिभाषा वोट के लिए वोट जुटाने का उद्योग बन जाती है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं कि क्या, हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी। न्यायपालिका से सवाल। तो पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय से 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित करने की बात हुई है। इसमें कहा गया है 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। ये सवाल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत दिए गए। मूलतः ये प्रश्न न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों और कार्यक्षेत्र से भी संबंधित है। राष्ट्रपति ने कानून निर्माण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न्यायिक आदेश द्वारा सीमित नियंत्रित किए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर्निहित संवाद को स्वस्थ परंपरा का परिचय और प्रमाण है। दरअसल हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल बनाम तमिलनाडु राज्य नामक बात का निर्णय दिया था और यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से संबंधित था। राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक लंबे समय से राज्यपाल द्वारा लंबे थे। साथ ही राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा एक साथ कई विधेयकों को राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया था। निश्चित ही राज्यपाल द्वारा अनिश्चित अवधि तक विधेयकों को लंबित रखना भी संविधान सम्मत नहीं है। एक और आपको बात बता दूं कि परेशानी जब रहती है कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खूब तनातनी चलती है। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त मामले में कुछ संवैधानिक पहलुओं को नए सिरे से प्रस्तुत किया। पहला, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय सीमा का निश्चित किया जाना है। यह समय सीमा 3 माह तय की गई है। और देखिए, ऐसा कहा जाता है जो इस फैसले के पक्ष में है कि भैया 4-4 महीने दबा के क्यों रखे रहते हैं आप बिल, राज्यपाल राष्ट्रपति, तो उस पर जल्दी फैसला लीजिए ना, या तो उसे ना पास करिए। और दूसरा, अगर समय सीमा के भीतर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो राज्य के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय परमादेश रिट के तहत विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को कानून का दर्जा दे दिया है। इस तरह यह पहला अवसर है जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के विधेयक कानून बन गए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है या राज्यों में विधानमंडल में आता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। जब वहां से पारित होता है, राष्ट्रपति की या राज्यपाल की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। और आप देखते हैं कि यह न्यायपालिका के विधेयक कानून बन गए। यह न्यायपालिका के द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में संवैधानिक वस्तु स्थिति को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 200 की बात आती है। इसके तहत राज्यपाल या तो विधेयक को स्वीकृति देता है या फिर उसे रोक लेता है, या फिर वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रेषित कर देता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के लिए एक कसौटी का उल्लेख है। वह यह है कि राज्यपाल की राय में यदि वह विधेयक कानून बन जाए तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार अल्पकृत करेगा
कि वह व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, जिसे भरने के लिए संविधान द्वारा उसका निर्माण किया गया। राज्यपाल की राज्य के में दो अर्थ हो सकते हैं। पहला यह है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं सुझाव से ऐसा करेगा। अब सवाल यह उठता है कि मंत्रिपरिषद जो विधानमंडल का हिस्सा है और विधेयक बनाने में शामिल है, आखिर क्यों पहले अपने क्षेत्राधिकार से बाहर विधेयक पारित करेगी, फिर राज्यपाल को परामर्श देकर उसे राष्ट्रपति को भिजवाएगी। दूसरा है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा करेगा। अनुच्छेद 201 के द्वारा दूसरा अनुच्छेद है जो इस बहस में आया है, और इसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षक विधेयक से संबंधित चर्चा है, और इसके तहत राष्ट्रपति या तो विधेयक पर स्वीकृति देता है या फिर उसे रोक देता है। साथ ही वह अपनी सुझाव और निर्देश के साथ विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से वापस विधानमंडल को भेजता है। तत्पश्चात वह पुनः विधानमंडल से पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आगे राष्ट्रपति उस विधेयक पर फैसला क्या लेते हैं, इस पर संविधान में स्पष्टता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल अब पहली प्रस्तुति में 3 महीने या फिर एवं दूसरी प्रस्तुति में अधिकतम 1 महीने तक ही विधेयक को अपने पास रख सकती है। और विधेयक निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल के विवेकाधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत बताया। यह पहले से चली आ रही प्रणालियों में बड़ा बदलाव है, जिसमें राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित किया गया है। और इसके आगे कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ स्थित विधेयकों को संवैधानिक एवं वैधानिक त्रुटियों से बचाने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सुझाव लेने के लिए भी निर्देशित किया है। राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक के कानून बनने के पूर्व ही न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने और उस पर बहस करने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ही होता है। विधायिका के इस कार्य में हस्तक्षेप संविधान के बुनियादी ढांचे को चुनौती देता है। और भारत संघीय व्यवस्था के बावजूद केंद्रीय प्रवृत्ति वाला राष्ट्र है। यह व्यवस्था अलगाव और अराजकता को नियंत्रित करते हुए देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करती है। उपयुक्त निर्णय की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आलोक में न्यायपालिका के उत्तर से न सिर्फ केंद्र राज्य के संबंधों के समीकरण प्रभावित होंगे, बल्कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध और कार्यक्षेत्र भी पुनर्परिभाषित होंगे। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में प्राचार्य हैं, इनका नाम है प्रोफेसर रसाल सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं। जो आप देखिए निर्णय आया है, वो कह रहे हैं कि भैया अगर राज्य को कानून की जरूरत है और आप 4 साल तक 3 साल तक कोई विधेयक दबा के बैठे हुए हैं, तब क्या मतलब रहेगा। और राज्यपाल तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, मुख्यमंत्री उनके, आप देखिए विधायकों को तो अगले 5 साल में फिर से चुनाव में जाना पड़ता है ना। तो ये सब बातें हो रही। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आपको सभी पक्षों को याद रखना है और सभी पक्षों का उल्लेख करना है। एक तरफा आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। चुनौतियों का सामना, वह जीवन क्या जो चुनौतियों और संघर्षों से भरा ना हो। चुनौतियों के बीच तपकर ही कोई व्यक्ति कुंदन बनकर निखरता है। बिना चुनौतियों संघर्षों से पलायन करता हुआ जीवन समय के साथ जंग खा जाता है। निहित संभावनाओं को साकार दिए बिना संसार छोड़ देता है। जीवन में चुनौतियों के आने पर स्वाभाविक रूप से पहली प्रतिक्रिया भय और पलायन की होती है। लगता है कि जैसे चुनौती अस्तित्व के लिए खतरा बनकर कहर बरसाने वाली हो। इस आशंका से बुद्धि अपंग हो उठती है, जीवन के निर्णय प्रभावित होने लगते हैं। भय, असुरक्षा से पीड़ित इस मना स्थिति में कई बार व्यक्ति ऐसे अदूरदर्शी निर्णय ले बैठता है और जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। चुनौतियां तो व्यक्ति के अंदर निहित क्षमताओं को निखारने के लिए आती हैं। विवेक और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने पर ये प्रगति की सीढ़ियां बन जाती हैं। और आप देखिए चुनौतियों को एक तरह से ईश्वरीय उपहार माने, जो व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट या फिर निस्तानुभूत करने नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये व्यक्ति की आंतरिक कमियां, न्यूनताओं और एवं दुर्बलताओं को इंगित करती है, प्रयास की शिथिलता को दिखाती हैं, बेहोशी से जगाती हैं, अंतर्निहित अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती आती है और जिससे कि व्यक्ति आवश्यक पात्रता का विकास करते हुए अंतर्निहित संभावनाओं को साकार कर सके। चुनौतियों को अपना हित चिंतक मानते हुए इन्हें संघर्ष स्वीकारे, इसके साथ जुड़े भय और शंका का सामना करे, फिर इनमें निहित आवश्यक संदेश को समझे और इस संदेश को ठोस कार्य योजना में बदले। आवश्यक योग्यता और पात्रता को विकसित करते हुए अभिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़े। साहसिक प्रगति के लोग ऐसी चुनौतियों का इंतजार करते हैं, जब ये आती हैं तो इन्हें स्वीकार करके जीवन के सफर को रोमांचक बनाते हैं। पाकिस्तान की असलियत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगांव में आतंकी हमले की भयावहता और आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले और उसके साथ ही बिना शर्म संकोच के खड़े होने वाले पाकिस्तान को असलियत बताने की सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो गया हुआ है ना, उसी की बात है। अब मैं कह रहा हूं ना, इस पाकिस्तान की कब तक हम लोग बातें करें।
और इसके मैं कह रहा हूं ना, कुत्ते की पूंछ के जैसा इसका हाल हो गया, हर बार ये मोहे की खाता है। इसके 2 टुकड़े कर दिए थे भारत ने। और एक बार मैं कह रहा हूं कि सभी पक्षों को याद रखिए, बाकी आर्टिकल लिखे जाएंगे तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। जानलेवा अवैध कारोबार। पंजाब में लगभग हर शहर में चोरी छिपे सिलेंडर से गैस चोरी करने का अवैध काम होता है। इस दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। कई शहरों में इस अवैध काम को अंजाम देते हुए हादसे भी हो चुके हैं। गत दिवस पटियाला में ही इस प्रकार के अवैध तरीके से सिलेंडर से गैस चोरी करते समय धमाका हो गया। इससे घर की छत गिर गई और उसके नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई। इससे पूर्व जलंधर में ऐसी घटना खतरनाक गतिविधि से भीषण आग लग गई थी। पटियाला की दुर्घटना भयावह तो है ही, साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े करने वाली है। आखिर प्रशासन और पुलिस ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह क्यों नहीं रोक पा रही है? ऐसे यदि कोई पुलिसकर्मी रिश्वत लेते ऐसे काम को संरक्षण प्रदान कर रहा है तो उस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लोगों को इसे लेकर जागरूकता भी करना चाहिए। और इससे यदि हादसा होता है तो कई लोगों की जान जा सकती है। और इसलिए यदि कहीं ऐसा काम हो रहा है तो लोगों को स्वयं चाहिए कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे। और आप देखेंगे कि और पुलिस प्रशासन को ऐसे कार्य से जुड़े लोगों को पकड़कर कड़ा दंड दिलाने ही चाहिए। और आप देखिए साथ ही गैस वितरण कंपनियों को भी निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि इस प्रकार की चोरी, एक तरह से चोरी को रोका जा सके। किसी भी कीमत पर लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और 117 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा में 60 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तमिलनाडु है। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। कब सुधरेगी अदालतों की चिंता की चाल? क्या चाल? हाल ही में 103 वर्षीय लखनपुत्र मंगली की रिहाई ने भारतीय न्याय प्रणाली की सुस्ती गति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहने वाले लखन को 1977 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कब? 1977 में। और न्याय कब मिला है? अब 2025 आ गई। 5 वर्ष बाद 1982 में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली और जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि वह निर्दोष है, परंतु यह अपील सुनवाई के लिए 43 वर्षों तक लंबित रही। अंततः 2 मई 2025 को अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। और जब वह सताए हुए वृद्ध बन चुके हैं जिनका लगभग पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बीत गया, अब उसकी जिंदगी का क्या रहा होगा आप सोच के समझ सकते हैं। और आप सोचिए 43 साल बाद कह दिया जाता है कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय का अधिकार देता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह अधिकार केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जिनके पास पर्याप्त संसाधन, कानूनी समझ और ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता होती है। देश की अदालतों में आज 5.25 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से लाखों मामलों में तो सुनवाई की शुरुआत ही नहीं हुई है। तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन निर्णय नहीं। इस देरी का प्रमुख कारण न्यायाधीशों की भारी कमी। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 21 न्यायाधीश हैं। ये आंकड़े आप लोग जरूर दिया करिएगा जब इस तरह के टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। जबकि विकसित देशों में यह संख्या 50 से ऊपर है। जब अदालतों में जजों की भारी कमी है, केसों का बोझ लगातार बढ़ता जाए तो न्याय प्रक्रिया का धीमा होना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही मुकदमेबाजी की प्रक्रियाएं इतनी जटिल हो चुकी हैं कि आम आदमी उसमें उलझ कर रह जाता है। फ्री लीगल एड जैसी योजनाएं भी अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। इनकी गुणवत्ता, निष्पक्षता, पहुंच बहुत सीमित है। लखन जैसे गरीब नागरिकों के पास ना तो प्रभावशाली वकील करने की सामर्थ्य होती है, ना ही मामले की गति बढ़ाने का कोई उपाय होता है। आप कपिल सिब्बल को तो ये खड़े नहीं कर सकते हैं ना, मनु सिंघवी को तो खड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। तो कहते हैं ना कि एक कानून जो होता है गरीब मीडियम परिवारों के लिए रहते हैं, बड़े लोग इससे छूट जाते हैं। या आप देखते हैं कि वो बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि न्यायिक देरी के लिए कोई उत्तरदायित्व तय नहीं होता है। दशकों तक चले किसी मामले को की सुस्ती के लिए ना तो किसी न्यायाधीश से सवाल पूछा जाता है, ना ही किसी न्यायिक अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की होती है। तो जब संस्थागत जवाबदेही का अभाव हो तो उस व्यवस्था का भरोसा छीन होना स्वाभाविक है। सिर्फ डिजिटल तकनीक या भवन निर्माण से यह संकट दूर नहीं होगा। जरूरत है कि न्यायिक ढांचे के भीतर गहरे और सशक्त सुधार की, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और सुनवाई की समय सीमा तय करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को सरल बनाने। जब तक अदालतें न्याय के बजाय इंतजार देने वाली संस्थाएं बनी रहेंगी तब तक न्याय एक सपना बना रहेगा। और एक बात और आपको यहां बता दूं, देखिए
कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये पहला मामला नहीं है, कई मामले पहले भी इस तरह के आए हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सुधरने का कुछ नाम ही नहीं हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ पॉइंट तो आप लोग इस पर लिखिएगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाती है एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कौशल रोजगार से जुड़ी उच्च शिक्षा, और शिक्षा अगर रोजगार परक हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप देखे रहे हैं ना, पीएचडी करने वाला बेरोजगार घूम रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा विषय वस्तु का बोझ कम करने को कहा है। पाठ्यक्रम में जीवन आधारित कौशल, अनुभव, प्रयोगात्मक विषयों को शामिल करने की बात कही। पाठ्यक्रम बदलाव के लिए आयोग ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले से चलाए जा रहे हैं सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में तत्काल प्रभाव से बदलाव के कदम उठाएं। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों क्रेडिट फ्रेमवर्क और योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने की बात आयोग ने कही है। यूजीसी के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नए पाठ्यक्रमों में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और कौशल विकास को विशेष रूप से शामिल करने की बात कही गई है। आयोग द्वारा यह पहल ऐसे समय पर की गई है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूलों की नई पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को कम किया है। इसके स्थान पर कौशल, सृजनात्मक और सीखने की कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया में जिस तरह तकनीक बदलाव हो रहा है, ऐसे में पाठ्यक्रमों को निरंतर अपग्रेड करते रहना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम बदलाव शिक्षा सुधारों में प्रमुखता से शामिल है। और आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली का मूल आधार होता है, और जिसमें आप देखते हैं जिसके माध्यम से छात्र विविध विषयों में ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। छात्रों की सर्वांगीण विकास पाठ्यक्रमों में निहित होता है। भारतीय शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मानना है कि यदि पाठ्यक्रम समय के अनुसार नहीं बदला गया तो शिक्षा ठहराव का शिकार हो जाती है। पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, वैश्विक नागरिकता से भी जुड़ा होना चाहिए, और जिससे विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न करना व समाज को दिशा देने के योग्य बनाया जाना जा सके। बदलाव की आवश्यकता क्यों? प्रतिस्पर्धात्मक युग में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत है जिससे छात्रों में निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, कौशल, तकनीक, ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिले। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वह बहुत पुराना है, जो वैश्विक और प्रतिस्पर्धात्मक मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एक और जहां वैश्विक स्तर पर डाटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण, हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे विषयों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है, वहीं निरंतर नए शोध किए जा रहे हैं और विषयों में बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा भारत के शैक्षणिक संस्थानों में पारंपरिक विषयों को पढ़ाया जा रहा है, और जिससे मैं रटने की प्रवृत्ति ज्यादा है। पारंपरिक और पुराने विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को सीमित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सृजनशीलता, रोजगार के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध कराते हैं। और संगठित दूरदर्शी पाठ्यक्रम, तो वस्तुतः पाठ्यक्रम से ही वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच निर्धारित होती है। इस संगठित और दूरदर्शी पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि छात्र न केवल विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान में दक्ष हों, बल्कि नवाचार उन्मुखी दृष्टिकोण भी विकसित करें। पाठ्यक्रम संरचना का प्रारंभ से ही इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि छात्रों में विभिन्न विषयों में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ विषयों के प्रति जिज्ञासा भी विकसित हो, ताकि विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के साथ ही समस्या सुलझाने की क्षमता उत्पन्न होगी। और यदि पाठ्यक्रम में नवाचार किया जा रहा है तो मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव करना होगा। परंतु भारत में अभी रटंत प्रणाली और लिखित परीक्षा को ही सफलता का मापक माना जाता है। वैकल्पिक मूल्यांकन जैसे प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, व्यवहारिक प्रदर्शन की व्याख्या सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू करनी चाहिए। आप अब देखिए, बच्चों से जो टॉपर हैं उनसे भी घुमा के थोड़ा प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं बता पाते हैं। वैश्विक मानक, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा होती है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक शक्ति का प्रदर्शन संभव होता है। और जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना उच्च होता है वह देश वैश्विक स्तर नेतृत्व की अगुवाई करता है। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक
और दर्शन नैतिक मूल्यों के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार करना नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों को अमेरिका, यूरोप आदि की तर्ज पर मोनो डिसिप्लिनरी के स्थान पर नॉलेज हब के रूप में विकसित करना है। और नई शिक्षा नीति अनुसंधान, कौशल विकास और अधिगम पद्धतियां जो कि विश्व के अग्रणी देशों में प्रचलित है और जिनका उद्देश्य छात्रों को समस्या समाधान, रचनात्मक, आलोचनात्मक और सोच, डिजिटल साक्षरता के बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। 21वीं सदी तकनीकी, वैज्ञानिक, नवाचार और सूचना का युग है। आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ेगी और वैश्विक नेतृत्व उन्हीं के हाथों में होगा जिनके पास ज्ञान आधारित उत्पाद सबसे अधिक होगा। भारतीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव से ज्ञान आधारित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और आगे की राह की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण शिक्षा से होता है। आने वाले दिनों में ज्ञान की कूटनीति और ज्ञान आधारित उत्पादों में तेजी से वृद्धि होगी। इसलिए यह जरूरी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में समय के अनुरूप बदलाव करते रहना चाहिए। स्पर्धा और व्यावसायिक युग में छात्रों में सृजनशीलता, कौशल के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य और सहानुभूति जैसे गुणों को सिखाए जाने की आवश्यकता है। छात्रों में प्राथमिक स्तर से पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा और पर्यावरण, नागरिक जिम्मेदारियों को सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसे व्यवहार में भी तब्दील करना चाहिए। और क्योंकि बदलते समाज को नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और पाठ्यक्रम में आप देखते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ ही देश की क्षेत्रीय, स्थानीय भाषाओं, संस्कृति को शामिल करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम को केवल सैद्धांतिक न होकर आदर्शवादी, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीयता, चरित्र निर्माण का भी एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम परिवर्तन की राह में चुनौतियां क्या हैं? आखिर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पाठ्यक्रम बदलाव समय की मांग है और आवश्यकता भी है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अनेक जटिल चुनौतियां हैं। देश के शैक्षिक संस्थानों में पहले से आधारभूत संरचनाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, डिजिटल संसाधन, आधुनिक प्रयोगशाला और पुस्तकालयों की भारी कमी, नवाचार और तकनीक समावेश आधारित पाठ्यक्रम उन संस्थाओं में लागू करना संभव नहीं है जहां पर आधारभूत संरचना की कमी है। पाठ्यक्रम में बदलाव करने से शिक्षकों को नई पद्धतियां, तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षित करना होगा। भारत में अधिकांश शिक्षक परंपरागत शिक्षण शैली में अभ्यस्त हैं। ऐसे में नया बदलाव और प्रशिक्षण से उदासीनता बढ़ सकती है। भारत में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अभाव पाठ्यक्रम संचालित करने में बाधक बन सकता है। देश में अधिकांश कॉलेज, विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित, जिन्हें नए स्तर से पाठ्यक्रम लागू और निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार कॉलेजों में शिक्षण होता है। यह नवाचार और शोध का दायरा सीमित कर देती है। पाठ्यक्रमों में आप देखिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कौशल विकास और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार सामग्री समावेशन की कमी और शिक्षकों का अभाव पाठ्यक्रम संचालित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए एक और आपको बात बता दूं कि देखिए यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, यही तो निबंध में लिखेंगे आप। पॉजिटिव पॉइंट बताए जा रहे हैं, जो चिंता है वो भी बताई जा रही है। नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, परंतु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की कमी और महंगे डिजिटल उपकरण से ई पाठ्यक्रमों की पहुंच बहुत मुश्किल है। पाठ्यक्रम में नवाचार और नए विषयों में कोर्स संचालन सरकारी विश्वविद्यालयों की अपेक्षा निजी विश्वविद्यालय आगे हैं। सरकारी संस्थानों में संसाधन और स्वायत्तता की कमी है, जबकि निजी संस्थाओं में संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है और इससे शिक्षा में वर्ग भेद और अवसरों में असमानता बढ़ सकती है। भारत में हर साल विश्वविद्यालय और कॉलेजों से स्नातक डिग्री हासिल करने वाले कुल डिग्री धारकों में से 40 से 45% लोग ही रोजगार के योग्य होते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा में नामांकन घटने की आशंका बढ़ सकती है। नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम बहुत से नए विषयों को शामिल करने की बात कही है, लेकिन शिक्षकों की कमी से यह कैसे संभव हो पाएगा? शिक्षा में संसाधन विहीनता से छात्रों के नामांकन की दर भी घटती है। वहीं विज्ञान, मानविकी विषयों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता भी है। देश में अभी भी शहरों की अपेक्षा ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की कमी है, जो शिक्षा की पहुंच में बाधक है। लिहाजा विश्वविद्यालयों में विशेष विषयों के लिए थिंक टैंक, इनोवेशन लैब और रिसर्च हब बनाने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। समझे भैया, प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे। ये आप देखिए सब बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं और छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। माओवादियों को लेकर बातें हो रही हैं, अब इनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है। इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी गई है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख लीजिए, क्योंकि बार बार किसी के बारे में बात करना मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करना। एक बार सभी पहलुओं को आप लोग समझ लीजिए और फिर बार बार आर्टिकल लिखे जाते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा। समझे? धन्यवाद।